विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एस.एन. राजपुरोहित, सह आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में फर्स्ट प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान के मूल आधार में, जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम निरंतर ऑनलाइन लेसन के माध्यम से विभिन्न बिंदुओं पर हम चर्चा कर रहे थे। पूर्व में हम सभी विद्यार्थियों को राजनीति विज्ञान के मूल आधार विषय में राज्य की उत्पत्ति के बारे में जानकारी प्रदान कर रहे थे। इसी क्रम में हमने आपको ये बताया कि राज्य की उत्पत्ति को लेकर राजनीति विज्ञान विषय में विद्वानों में गंभीर मतभेद है, और उसी क्रम में राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत के बारे में हमने जानकारी प्रदान की थी। अब हम सामाजिक समझौतावादी विचारक प्रमुखतः हाब्स, लॉक, रूसो को कहा जाता है। तो आज हम हाब्स के बारे में, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य का स्वरूप कैसा था, उसके बारे में आप सभी के समक्ष चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको ये कहा कि राज्य की उत्पत्ति के बारे में 18वीं शताब्दी में यदि महत्वपूर्ण कोई विचारक है तो उनमें सर्वप्रमुख थॉमस हॉब्स के बारे में कहा जा सकता है कि हॉब्स ने राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौता सिद्धांत का समर्थन किया है। सर्वप्रथम थॉमस हॉब्स के बारे में हम उनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा आपको जानकारी प्रदान करेंगे। थॉमस हॉब्स एक ब्रिटिश विचारक था और जिसका जन्म 1588 में इंग्लैंड के मैक्सबरी स्थान पर हुआ था। यह कहा जाता है कि जिस समय स्पेन ने ब्रिटेन पर हमला किया उसी समय हॉब्स का जन्म हुआ था। 49 वर्ष की आयु में उसने गैलीलियो देकार्ते से परिचय किया। ब्रिटेन में जब राजतंत्र व संसद के मध्य संघर्ष चल रहा था, उसी समय उसने निरंकुश राजसत्ता का समर्थन अपनी पुस्तक लेवियाथन में किया था। इस कारण उसे भागकर फांस जाना पड़ा। ओब्रे ने ठीक ही लिखा है कि हॉब्स के बारे में कि उस समय वह बहुत घूमता था और विचार करता रहता था। घूमते समय वह अपनी छड़ी की मूठ में एक लेखनी व दवात तथा जेब में नोटबुक रखता था ताकि नया विचार आते ही लिपिबद्ध कर लिया जाए। कहा जाता है कि ब्रिटेन के शासक चार्ल्स द्वितीय उसका शिष्य था। चार्ल्स द्वितीय ने जब हॉब्स को सड़कों पर घूमते हुए देख लिया तो उसने उसके आदर्श में अपना टोप उतार लिया था। इंग्लैंड के गृह युद्ध ने तो उसके मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डाला और उसका यह विश्वास और दृढ़ हो गया कि शक्तिशाली राजतंत्र के बिना देश में शांति व सुव्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए हॉब्स की प्रसिद्ध रचना लेवियाथन में हॉब्स ने सदैव निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है। अब हम हॉब्स के बारे में सामाजिक समझौता कैसे हुआ और राज्य की उत्पत्ति समाज के द्वारा कैसे की गई, उसके बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, हॉब्स, लॉक, रूसो के सामाजिक समझौतावादी विचारों का जब हम अध्ययन करें तो ये बात अवश्य ध्यान में रखें कि तीनों ही विचारकों में एक समानता है कि उन्होंने मानव स्वभाव के बारे में अध्ययन किया है और राज्य की उत्पत्ति होने से पूर्व प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया है। प्राकृतिक अवस्था का मतलब सुव्यवस्थित राज्य की उत्पत्ति जब तक नहीं हुई उससे पहले की सामाजिक अवस्था को प्राकृतिक अवस्था कहा जाता है। अब हम हॉब्स के अनुसार मानव स्वभाव के बारे में आपको जानकारी प्रदान करेंगे।
हाब्स राज्य का अध्ययन मानव स्वभाव के विश्लेषण से प्रारंभ करता है। हाब्स के अनुसार मनुष्य स्व केंद्रित व अकेला होता है। मनुष्य असामाजिक, अविवेकशील एवं भावना प्रधान प्राणी होता है। उसके लिए सुरक्षा सबसे अधिक प्रिय और महत्वपूर्ण होती है। वह अपने जीवन की और अपने शरीर की रक्षा करना चाहता है। वह अपने जीवन की सुरक्षा व संपत्ति की सुरक्षा चाहता है। हाब्स कहता है कि मनुष्य में 3 कारणों से संघर्ष की स्थिति बनी रहती है और ये 3 कारण है: प्रतिद्वंदिता, कंपटीशन, धन तथा यश कमाने और बढ़ाने की इच्छा। मनुष्य की जो इच्छा है उससे वह इन कारणों से शांति की इच्छा करके भी मनुष्य आतंक से पीड़ित और सुरक्षा की भावना से प्रेरित अन्य लोगों से संघर्ष में उलझा रहता है। अतः मानव स्वभाव से ही व्यक्तिवादी, स्वार्थी व कायर होता है। हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था, हाब्स ने प्राकृतिक अवस्था को भयावह बताया है और उसका कथन है कि मनुष्य जन्म से ही स्वार्थी है। प्राकृतिक अवस्था निरंतर युद्ध व संघर्ष की स्थिति थी। इस अवस्था में न तो आविष्कार हो सकते थे और न उद्योग धंधों का विकास हुआ और न सभ्यता व संस्कृति की प्रगति हुई। धोखाधड़ी एवं अन्याय मानव के मुख्य तत्व थे। हाब्स के अनुसार एक शब्द में मनुष्य का जीवन एकांकी, असहाय, कुत्सित, पाशविक और क्षणिक होता था। हाब्स ने प्राकृतिक अवस्था को घोर अराजकता की स्थिति बताया है और उसने कहा है कि इस प्राकृतिक अवस्था में सबके साथ युद्ध जैसी स्थिति थी। अब हम कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था के चित्रण के बाद सामाजिक समझौता की विशेषताएं क्या थी। हाब्स के अनुसार सामाजिक समझौता कैसे हुआ। हाब्स के अनुसार सामाजिक समझौते के मुख्य कारण ये थे कि सर्वप्रथम प्राकृतिक अवस्था में असुरक्षित वातावरण था। प्राकृतिक अवस्था में अशांति, हिंसा, युद्ध, घृणा और असुरक्षा का वातावरण था और ऐसी दशा में यह जरूरी था कि ऐसी संप्रभु सत्ता की स्थापना की जाए जो सुरक्षा की व्यवस्था कर सके। कानूनों की आवश्यकता। प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानून तो थे पर इन कानूनों की व्याख्या करने वाली कोई सर्वोच्च सत्ता नहीं थी जिससे इन कानूनों का मनमाना अर्थ लगाया जा सकता था। अतः विधि व्याख्या के लिए एक संप्रभु राजा या शासक की आवश्यकता महसूस हुई। नियम पालन सत्ता का अभाव। प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियमों का पालन करने वाली कोई संस्था नहीं थी। अपने स्वार्थ के वशीभूत होने के कारण लोग उसका उल्लंघन करते थे और इस स्थिति के निवारण के लिए संप्रभुता की आवश्यकता हुई और हाब्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति महसूस की गई। हाब्स के अनुसार मनुष्य ने प्राकृतिक अवस्था से छुटकारा पाने के लिए एक समझौता, संविदा या अनुबंध कर लिया और प्रत्येक व्यक्ति ने इस आशय की शपथ ली कि मैं इस व्यक्ति को या व्यक्ति समूह को इस शर्त पर अपना अधिकार देता हूँ तथा स्वयमेव अपने ऊपर शासन करने का परित्याग करता हूँ कि तुम भी अपने अधिकार इसी प्रकार व्यक्ति को देगा और इसकी आज्ञाओं का शिरोधार्य करोगे। इस प्रकार हाब्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा से सभी अधिकार व्यक्तियों की सभा को समर्पित कर देता है और फलतः उस समझौते में जिस सत्ता का जन्म होता है उसे राज्य कहा जाता है। अब हम हाब्स के अनुसार सामाजिक समझौता या राज्य की विशेषताओं के बारे में आपको जानकारी प्रदान करेंगे। हाब्स के अनुसार समझौते सामाजिक इसलिए है कि मनुष्य द्वारा अपने व्यक्तिगत अधिकारों को त्याग कर सामाजिक समझौते के बंधन को स्वीकार किया और एक समय एक सभ्य समाज की उत्पत्ति हुई। सामाजिक समझौता शासकीय नहीं है। हाब्स के अनुसार समझौता राजा और प्रजा के बीच नहीं होता है किंतु विभिन्न व्यक्तियों के बीच ही होता है। अतः संप्रभु इसमें शामिल नहीं होता है, अर्थात राजा समझौते में शामिल नहीं है। एवस्टीन ने कहा है कि हाब्स का सामाजिक समझौता प्रजाजन के बीच हुआ, संप्रभु समझौते का भागीदार नहीं है और वह तो उसकी उत्पत्ति है। संप्रभु की सत्ता निरंकुश। हाब्स ने जिस राज्य की उत्पत्ति के बारे में बतलाया है उसमें संप्रभु समझौते का हिस्सा नहीं होने के कारण संप्रभु की सत्ता निरंकुश है और वह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है
उसकी सत्ता पर समझौते का भी नियंत्रण नहीं है। जनता को विद्रोह करने का अधिकार नहीं। हाब्स के अनुसार प्रजा द्वारा किसी भी कारण से आज्ञा भंग अन्यायपूर्ण है, क्योंकि उसने अपने अधिकारों को समझौते में न्याय दिया है। अतः संप्रभु की निरंकुशता की दुहाई देकर उसके विरुद्ध विद्रोह नहीं कर सकते। इस प्रकार हाब्स के अनुसार ये कहा जा सकता है कि जो सामाजिक समझौता हुआ उसमें एक निरंकुश संप्रभु की उत्पत्ति हुई और संप्रभु पर सत्ता पर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। अब हम हाब्स के सिद्धांतों की आलोचना करेंगे। हाब्स ने सामाजिक सिद्धांत की हाब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत की कटु आलोचना की जाती है। जनता राजतंत्रवादी व चर्च के समर्थकों आदि ने हाब्स के विचारों की कड़ी आलोचना की है। क्लेरेंड ने तो यहाँ तक लिखा है कि हाब्स की पुस्तक को जला देनी चाहिए। मैंने कभी कोई ऐसी पुस्तक नहीं पढ़ी जिसमें इतना राजद्रोह, विद्रोह, विश्वासघात और धर्मद्रोह भरा हुआ हो। ब्रेमिल ने लिखा है कि यह ग्रंथ सबको आग लगाने वाला है। इसने जितनी गड़बड़ पैदा की है उतनी वनस्पतियों के बगीचे में सूअर भी पैदा नहीं कर सकता है। संक्षेप में हाब्स के विचारों की निम्न आधार पर आलोचना की जा सकती है। मानव स्वभाव के प्रति एक पक्षीय दृष्टिकोण। हाब्स ने मानव स्वभाव संबंधी विचारों की यह कहकर आलोचना की जाती है कि मानव स्वभाव के प्रति उसका दृष्टिकोण एकांकी, अतिरंजित और निराशावादी है। हाब्स ने मनुष्य को स्वार्थी, कपटी, हिंसक और रक्त पिपासु भेड़िया बतलाया है। जबकि मनुष्य स्वार्थी होते हुए भी सामाजिक प्राणी है। उसमें सेवा, स्नेह, सहानुभूति व परोपकार की मानवीय प्रवृत्तियाँ भी पाई जाती है। प्राकृतिक अवस्था का चित्रण अवास्तविक। हाब्स द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक अवस्था न तो ऐतिहासिक है और न वास्तविक। प्राकृतिक अवस्था का वास्तव में युद्ध व संघर्ष की स्थिति हाब्स मानता है। ऐसी स्थिति मानव इतिहास में असंभव है। मानव स्वभाव में समझौते की भावना असंभव। हाब्स के मतानुसार यह मान लिया जाए कि मानव असामाजिक, स्वार्थी, झगड़ालू है तो इस प्रकार के मानव स्वभाव वाला मानव सामाजिक प्राणी बनकर समझौते की भावना का उदय कैसे हो गया, यह असंभव प्रतीत होता है। वाहन के अनुसार यह कैसे माना जा सकता है कि दानव रूपी व्यक्ति एकाएक ऐसी अवस्था में प्रवेश कर सकते हैं जिसमें उनकी पूर्व स्थिति एकदम विपरीत हो जाए, जिसमें युद्ध के स्थान पर शांति साम्राज्य हो, पशु बल व धोखाधड़ी से जो मुक्त हो। जिस तरह एक हबशी अपना रंग अचानक नहीं बदल सकता, उसी प्रकार हाब्स द्वारा वर्णित रक्त पिपासु व्यक्ति शांतिप्रिय श्रमिक कभी नहीं बन सकता। सामाजिक समझौता असंगत। अन्य आलोचना यह भी की जाती है कि हाब्स द्वारा जिस समझौते की बात की गई है उसमें शासक एक पक्ष नहीं है, अतः यह एक पक्षीय समझौता है, जबकि तर्क के अनुसार समझौता द्विपक्षीय ही होता है। विधि की दृष्टि से भी समझौता दो पक्षों के मध्य ही होता है। उन दोनों पक्षों पर समझौते की शर्त समान रूप से लागू होती है, परंतु हाब्स के सामाजिक समझौता में राजसत्ता को शामिल नहीं करना एवं शर्त लागू नहीं होना विधि की दृष्टि से भी सही नहीं है। मनुष्य एकांकी नहीं, सामाजिक प्राणी है। हाब्स के विचारों की इस आधार पर भी आलोचना की जाती है कि मनुष्य स्वार्थी होने के कारण एकांकी जीवन व्यतीत करता है। यह बात मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार सही नहीं है, क्योंकि मानव स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है और उसको समूह में रहने की भावना होती है। व्यक्ति की स्वतंत्रता की समाप्ति। हाब्स ने असीम एवं स्वेच्छा संप्रभु की व्याख्या की है। उसने संप्रभु की सत्ता पर कोई नियंत्रण व प्रतिबंध नहीं लगाए हैं। अतः आलोचकों के अनुसार व्यक्ति संप्रभु का दास बनकर रह जाएगा और उसका कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं होगा। फलतः व्यक्तियों की स्थिति निरंकुश राज्य रूपी चरवाहे के समान हो जाएगी, जो पशुओं को भेड़ जैसी स्थिति पैदा करती है। राज्य एक आवश्यक बुराई नहीं। हाब्स के अनुसार राज्य का आधार भय है, जिसमें मनुष्य अपने जीवन एवं संपत्ति की रक्षा कर सके तथा राज्य बाह्य आक्रमण से रक्षा कर सके। दूसरे शब्दों में राजसत्ता की स्थापना अनुचित भय एवं स्वार्थ पूर्ति के लिए हुई है, लेकिन आधुनिक युग में राज्य एक लोक कल्याणकारी संस्था है और व्यक्ति अपनी इच्छा से ही राज्य में रहना चाहता है।
यद्यपि हाब्स के विचारों की विभिन्न दृष्टिकोण से कड़ी आलोचना की गई है, फिर भी इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि अंग्रेजी भाषाभाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है, उनमें हाब्स कदाचित महानतम है। हाब्स की बड़ी देन संप्रभुता के सिद्धांत, धर्मनिरपेक्षता एवं व्यक्तिवादी विचारों का उसने बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिसने राज्य को साधन एवं व्यक्ति को साध्य माना है। इस प्रकार हमने आपको सामाजिक समझौतावादी विचारकों में से हाब्स के बारे में, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, सामाजिक समझौता कैसे हुआ, सामाजिक समझौते के कारण क्या थे और जिस समझौते से राज्य की उत्पत्ति हुई उस राज्य का स्वरूप कैसा था, उसके बारे में आप सभी विद्यार्थियों को आज जानकारी प्रदान की। जय हिंद। यही लेसन समाप्त होता है। धन्यवाद।